शाम के 6 बजे मिसेस ब्रिगेंजा अपने कुत्ते ब्रूनो को अपनी कॉलोनी में ही टहला रही थे। उनका कुत्ता उनको काफ़ी दूर तक ले आया था। तभी एक बंगले एडवर्ड विला के सामने आकर वो कुत्ता रुक गया और ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। मिसेस ब्रिगेंजा अपने कुत्ते को बार बार चुप करा रहे थे, मगर उनका कुत्ता उस बंगले की ओर देखकर लगातार भौंके जा रहा था। तभी मिसेस ब्रिगेंजा की नज़र उस बंगले पर पड़ी जिसका गेट थोड़ा सा खुला हुआ था। मिसेस ब्रिगेंजा की आंखों में उस खुले हुए गेट को देखकर दहशत के साए लहराने लगे। अचानक ब्रूनो ज़ोर ज़ोर से भौंकता हुआ बड़ी फुर्ती से उस बंगले के अंदर घुस गया और कुछ ही पलों में वो डरा सहमा बंगले से बाहर निकल आया। लेकिन ब्रूनो की हालत अब ऐसी हो गई थी जैसे उसके शरीर का खून किसी ने खींच लिया हो। कुछ ही पलों में ब्रूनो ने मिसेस ब्रिगेंजा की आंखों के सामने ही दम तोड़ दिया। मिसेस ब्रिगेंजा अपने कुत्ते को बहुत चाहती थी। मिसेस ब्रिगेंजा की आंखें डर और हैरत से फटी की फटी रह गईं। अचानक उनके सामने ब्रूनो जैसा ही कुत्ता उस बंगले के बाहर खड़ा दिखा, जो लाल लाल आंखों से मिसेस ब्रिगेंजा को घूर रहा था। कुछ ही पलों में उसने मिसेस ब्रिगेंजा के ऊपर हमला करके चीर फाड़ कर रख दिया। मिसेस ब्रिगेंजा की चीख सन्नाटे में गूंज गई। इस घटना के 2 महीने बाद एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज बड़ी स्पीड से आती हुई एडवर्ड विला के सामने आकर रुक गई। मर्सिडीज में सवार एना, टोनी और रोजी बाहर निकलकर एडवर्ड विला के सामने खड़े हो गए और उस बंगले को गौर से देखने लगे। एना टोनी की पत्नी थी और रोजी उनकी 10 साल की बेटी। एना बहुत खुश होते हुए टोनी से बोली, वाह टोनी, बंगला तो वाकई में बहुत खूबसूरत है। समझ में नहीं आता कि गोवा में तुमने इतना सुंदर बंगला आखिर ढूंढ कैसे लिया। इस पर टोनी ने कहा, उससे भी अच्छी बात यह है ना कि ये बंगला हमें बहुत ही कम दाम पर मिल गया है। वैसे तुम्हें यह बंगला कैसा लगा? बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल सपने जैसा घर लगता है। लेकिन टोनी और एना ने देखा कि उनकी बेटी रोजी बहुत खोए खोए अंदाज में बंगले को बहुत गौर से देखे जा रहे थे। तभी टोनी मुस्कुराता हुआ अपनी 10 साल की बेटी रोजी के पास जाकर बोला, क्या बात है रोजी, तुम्हें यह घर पसंद नहीं आया? टोनी की बात पर रोजी सिर्फ मुस्कुराती। रोजी बहुत कम बात किया करते थे। वो सब बंगले के अंदर चले गए। एना और टोनी को बंगला अंदर से काफ़ी पसंद आया था। टोनी ने ये बंगला पिछले महीने ही बहुत सस्ती कीमत पर ख़रीदा था। टोनी ने खरीदार से इतने अच्छे और कीमती बंगले की सस्ती कीमत सुनकर उसकी वजह भी पूछी, मगर खरीदार ने उसे ये कहकर टाल दिया कि तुम्हें आम खाने से मतलब है या फिर गुटली गिनने से। टोनी को ये बंगला पहले ही बार में बड़ा पसंद आ गया था। रात हो चुकी थी। डिनर करते वक्त एना और टोनी बहुत खुश थे, मगर उन्होंने देखा कि उनकी बेटी रोजी सामने रखे एक पुरानी सी लकड़ी की अलमारी को घूरे जा रहे थे। पता नहीं क्यों एना को अपनी बेटी की आंखों में एक अजीब सा डर दिखाई दिया। एना खाने की टेबल से उठकर रोजी के पास चली आई और बड़े प्यार से बोली, क्या बात है रोजी, तुम्हें कोई परेशानी है? तुम खाना क्यों नहीं खा रही? इस पर रोजी ने कहा, मुझे भूख नहीं है मम्मी। तुम सामने क्या देख रही हो? मगर रोजी ने एना की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। तो टोनी बोला, उसे भूख नहीं होगी है ना, रहने दो।
डिनर के बाद ऐना ने रोजी को उसके कमरे में सुला दिया। उसे सुलाकर ऐना अपने बेडरूम में आ गई। वो इस बात से बेखबर थे कि उनके आने वाली ज़िंदगी बदलने वाली थी। अगले दिन संडे था और संडे वाले दिन टोनी की फैमिली चर्च ज़रूर जाते थे। उस दिन भी वो सब चर्च चले गए। प्रेयर ख़त्म होने के बाद चर्च के फादर की नज़र जब टोनी की फैमिली पर पड़ी, वो धीरे धीरे कदमों से मुस्कुराकर चलते हुए उन तीनों के पास आकर खड़े हुए और फिर बोले, लगता है तुम लोग इस शहर में नए हो। इस पर टोनी बोला, जी फादर, हम कुछ ही दिन पहले गोवा में रहने के लिए आए हैं। इस चर्च से थोड़ी दूर जो एडवर्ड विला है ना, वो मैंने ख़रीद लिया है। एडवर्ड विला का नाम सुनते ही फादर के चेहरे पर खौफ की परछाइयाँ लहराने लगी। वो डर कर हकलाते हुए बोले, ईश्वर तुम सबकी रक्षा करे। इतना कहकर वो बड़ी तेज़ी से चर्च के बाहर निकल गए। ऐना और टोनी को फादर के इस हरकत से बड़ी हैरानी हुई। फादर के इस बिहेवियर पर ऐना टोनी की ओर सवालिया नज़रों से देखने लगी। टोनी कंधे उचकाकर बोला, हो सकता है उन्हें कहीं जाना हो, इसमें इतनी टेंशन लेने की क्या बात है, चलो घर चलते हैं। कुछ ही देर में टोनी, ऐना और रोज़ी वापस घर आ गए। उन्हें वहाँ पर रहते हुए 1 महीना से ज़्यादा बीत गया था, लेकिन दोनों ने चर्च जाना छोड़ दिया था। लेकिन रोज़ी अब फिक्र से डेली चर्च जाने लगे थे। एक रात अचानक ऐना को बहुत ज़ोरों से प्यास लगी। टोनी गहरी नींद में सो रहा था। ऐना ने अपने बेड के बगल में रखी हुई पानी की बोतल उठाई तो उसने देखा बोतल पूरी तरह से खाली थी। ऐना पानी लेने के लिए अपने कमरे से बाहर फ्रिज के पास आ गई। वो फ्रिज में से पानी की बोतल निकालकर पानी पीने लगी। तभी उसकी नज़र रोज़ी के कमरे पर पड़ी। उसने देखा रोज़ी का कमरा खुला हुआ था और वहाँ किसी के बातें करने की आवाज़ आ रहे थे। आवाज़ सुनकर ऐना बुरी तरह से चौंक गई और बड़बड़ाते हुए बोली, इतनी रात में रोज़ी के कमरे में कौन हो सकता है, और लाइट्स भी ऑन है। इतना कहकर ऐना रोज़ी के कमरे की ओर बढ़ गई। जैसे ही उसने रोज़ी के कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसकी दहशत के मारे आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा रोज़ी गहरी नींद में सो रहे थे और उसके बेड पर एक अनजान और बड़ा भयानक दिखने वाला आदमी बैठा हुआ था, जिसके चेहरे की खाल फटी हुई थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। तभी वो भयानक चेहरे वाला ऐना को घूरने लगा। अचानक उस भयानक शख्स ने काले धुएं का रूप ले लिया और ऐना की चीख निकल गई। मगर देखते ही देखते वो धुआं ऐना के मुंह के ज़रिए उसके शरीर के अंदर घुस गया। ऐना की चीख से रोज़ी की आँख खुल गई। उसने देखा उसकी मम्मी बेहद भयानक शक्ल में उसके सामने खड़ी उसे लगातार देखे जा रहे थे। ये देखकर रोज़ी चीखने लगी। चीख सुनकर टोनी तुरंत अपने बेडरूम से उठकर रोज़ी के कमरे की ओर भाग कर गया। मगर ऐना को देखकर उसकी आंखें डर से सिकुड़ गई। खौफ से उसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा ऐना बड़ी स्पीड से दीवार पर छिपकली की तरह कमरे की छत पर जाकर चिपक कर उन दोनों को घूरने लगी। ऐना की आंखें इस वक्त बुरी तरह से लाल थीं। उसके चेहरे का मांस सड़ा हुआ लग रहा था। ऐना का शरीर इस वक्त ऐसा लग रहा था मानो कि उसे मरे हुए बहुत साल हो गए हों। अचानक ऐना कूदकर नीचे आकर खड़ी हो गई और घुटनों के बल बैठ गई। उसके हाथ पैर टेढ़े हो गए थे
और उसकी जीभ बेहद लंबी हो गई। वो गुर्राते हुए टोनी की ओर देखकर किसी आदमी की आवाज में बोली, तुम में कोई नहीं बचेगा। आज की रात तुम दोनों का सर शैतान को भेंट चढ़ाऊंगा मैं। इतना बोलकर ऐना जमीन पर बड़ी फुर्ती से रेंगती हुई टोनी के पास आकर खड़ी हो गई और उसने टोनी का गला कसकर पकड़ लिया। टोनी चीखते हुए रोजी से बोला, रोजी तुम यहाँ से भाग जाओ, ये तुम्हारी मम्मी नहीं बल्कि शैतान है। रोजी तुरंत दौड़ती हुई कमरे से बाहर भाग गई। ऐना खूंखार भरी नजरों से रोजी को भागते हुए देखने लगी। अचानक उसने टोनी की ओर देखकर कहा, तुझे क्या लगता है तू अपनी बेटी को बचा पाएगा? आज की रात तेरी बेटी और तुझे शैतान को भेंट चढ़ाकर मैं इस संसार में वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर ऐना ने अपने दांत टोनी की गर्दन में गड़ा दिए। टोनी की दिल दहला देने वाली चीख पूरे बंगले में गूंज गई। ऐना टोनी का खून जब तक पीती रही तब तक उसके हाथ पैर ठंडे नहीं पड़ गए। उसके बाद वो टोनी के शरीर का मांस खाने लगी कि अचानक उसके कानों में फादर की आवाज़ टकराई, इसे छोड़ दे विल स्पिरिट। ऐना गुस्से से फादर की ओर देखकर बोली, हमेशा की तरह इस बार भी देर से आया फादर, ये तो मर चुका, अब तू क्या करेगा? फादर ने अपनी जेब से बड़ा सा क्रॉस निकालकर ऐना के सामने कर दिया। ऐना चीखती हुई दीवार से चिपक गई। फादर गुस्से से बोले, इस बार तुझे नर्क में भेज कर ही रहूँगा एडवर्ड। जब तू जिंदा था तब भी तू बेगुनाह मासूम लोगों को मारकर उनका खून पीता था। मरने के बाद भी तेरी स्पिरिट इस बंगले से बाहर नहीं निकली। इतना कहकर फादर जोर जोर से बाइबल पढ़ने लगे। जैसे जैसे फादर बाइबल पढ़ते जा रहे थे, ऐना किसी मछली की तरह छटपटा रहे थे और कुछ ही देर में ऐना के मुंह से वो काला धुआं निकलकर बाहर आ गया और उसने एक बेहद भयानक व्यक्ति की शक्ल आखिरकार ले ही ली। फादर ने तुरंत अपनी जेब से होली वाटर निकालकर उसकी ओर फेंक दिया। होली वाटर गिरते ही वो भयानक चेहरे वाला शैतान चीखने लगा। देखते ही देखते उसके शरीर में आग लग गई और वो जलकर राख हो गया। ऐना होश में आ चुके थे। उसने देखा उसका पति टोनी फर्श पर मरा हुआ पड़ा था। ऐना रोती हुई अपने पति की ओर भागी। तभी फादर बोले, थैंक्स बोलो रोजी का माय चाइल्ड, जो सही वक्त पर मुझे यहाँ बुला लाई, वरना इस सिविल स्पिरिट ने तुम दोनों को भी मार दिया होता और दुनिया में आकर कहर ढा देती। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ये कहानी मुझे मेरे दादाजी ने बहुत साल पहले सुनाई थी। रात का वक्त था। काला घना अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। हाड़ कपा देने वाली शीत की लहर चल रहे थे। सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। पीपला गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में रजाई में दुबके पड़े थे। हल्की हल्की अब बारिश भी शुरू हो चुकी थी। पीपला गांव से कुछ ही दूरी पहले सीगल पैलेस था। कहते थे कि इसे अंग्रेजों ने बनवाया था। सीगल पैलेस के आसपास शमशान घाट और जंगलों के अलावा कुछ भी नहीं था। राकेश अपनी दोस्त की शादी से अपने गांव बाइक से लौट रहा था कि अचानक सीगल पैलेस के पास उसकी बाइक खराब हो गई। राकेश ने जब आसमान की तरफ नज़र दौड़ाई तो उसे एक भी तारा नज़र नहीं आया। उसने आसपास नज़र घुमाकर जब देखा तो सिवाय अंधकार के उसे कुछ भी नहीं दिखा।
उसने मन ही मन कहा, कहाँ फंस गया मैं। अब इस बाइक का क्या करूं? ठंड भी बढ़ गई है और हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है। उसने जब घड़ी पर नजर डाली तो घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। अचानक राकेश की नज़र सीगल पैलेस के खिड़की पर पड़ी। उसे वहां पर रोशनी सी नजर आई, जैसे कि वहां पर आग जल रही हो। इतनी रात का यहाँ पर कौन हो सकता है? यहाँ तो कोई नहीं आता। हो सकता है मेरी तरह कोई रास्ते में फंस गया हो और सर्दी की वजह से कुछ लकड़ियाँ जला ली हो। ये कहता हुआ राकेश अपनी बाइक को वहीं खड़ी करके सीगल पैलेस की तरफ चल दिया। राकेश जैसे ही सीगल पैलेस के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि एक व्यक्ति आंखें बंद किया हुआ बहुत ही धीमी आवाज में कोई मंत्र पढ़ रहा था। उस व्यक्ति ने अपने चारों तरफ से लाल रंग का घेरा बना रखा था। मंत्र पढ़ते पढ़ते बीच बीच में वो आग के ऊपर कुछ फेंक भी रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानियत सवार थी। उस व्यक्ति को देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उससे रहा नहीं गया और उसने चीख कर कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? आपसे मना किया था ना, उसके बावजूद भी आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। आप जानते हो ना कि इस हरकत से सर्वनाश हो सकता है। आप अपने गंदे और घिनौने मकसद के लिए ये जगह आपने चुनी। किसी को भी इस पर शक नहीं होगा। कौन सोच सकता है कि सीगल पैलेस के अंदर कोई इस घिनौने काम को कर रहा है? इतना बोलकर राकेश गुस्से से उस घेरे के अंदर घुस तंत्र साधना में लीन उस व्यक्ति से अचानक आंखें खोल ली। उसकी आंखों से लाल लाल दहकते अंगारे से निकल रहे थे और उसका चेहरा किसी पिशाच से कम नहीं लग रहा था। ये सब देखकर राकेश के रोंगटे खड़े हो गए। उस व्यक्ति ने चिल्लाकर राकेश को कहा, बेवकूफ, ये तूने क्या कर दिया? इस गोल घेरे के अंदर आकर तूने मेरी सिद्धि को खराब कर दिया। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा मुझे भी नहीं पता। उस व्यक्ति ने इतना कहा ही था कि अचानक जलती हुई लकड़ियां बुझ गई। अंदर जो थोड़ा बहुत गर्म माहौल था अचानक वो सर्दी में तब्दील हो गया और एक ठंडी तेज हवा का झोंका राकेश के गाल से टकराया। अंदर इतना घना अंधेरा हो गया कि राकेश और वो व्यक्ति एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख सकते थे कि अचानक उस आदमी की चीख राकेश के कानों से टकराई। राकेश अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने लगा। वो सीगल पैलेस के बाहर पहुंचा ही था कि अचानक उसने बाहर किसी को खड़ा हुआ पाया। आसमान अब बिल्कुल साफ हो चुका था। तारे निकल रहे थे। चांद अपने पूरे शबाब पर था। राकेश का चेहरा देख सकता था। राकेश के सामने एक बेहद ही सुंदर लड़की खड़ी थी। उसके होंठ सुर्ख गुलाबी हो रहे थे। काली साड़ी में वो लड़की किसी अप्सरा से कम नहीं लग रहे थे। राकेश उसे देखकर सब कुछ जैसे भूल ही गया और उसकी खूबसूरती में सम्मोहित होता जा रहा था। वो बस उसे ही घूरे जा रहा था। अचानक उस लड़की ने राकेश को कहा, क्या देख रहे हो राकेश? क्या तुमने कभी कोई सुंदर लड़की नहीं देखी? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है राकेश। तुम्हारी एक सुंदर बीवी है और एक बेटा भी है। लेकिन तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो? मैंने तुम्हें आज से पहले कभी इस गांव में देखा भी नहीं। वो सब बातें छोड़ो राकेश और मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? उस लड़की की आवाज़ में पता नहीं क्या सम्मोहन था कि राकेश उसमें समाता जा रहा था। वो सब कुछ भूल चुका था कि कुछ पहले ही उसके साथ क्या घटना घटी थी। राकेश अब उस लड़की को देखकर बेकाबू सा होने लगा। तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। तुम्हारा नाम क्या है?
मेरा एक नाम नहीं है राकेश, तुम जिस नाम से चाहो मुझे बुला सकते हो। राकेश ने बिना देरी किए उस लड़की को अपनी बाहों में भर लिया। बाहों में भरते ही राकेश अपनी मस्ती में खो गया। वो ये भी देखना भूल गया कि उस लड़की का चेहरा अब सुंदर नहीं था, बल्कि उसके खूबसूरत हाथों में नाखून की जगह बड़े बड़े दो पंजे थे और उसके दांत किसी भेड़िया की तरह अचानक से बड़े हो गए। देखते ही देखते उस लड़की ने अपने दांत राकेश के गर्दन में गाड़ दिए और राकेश की दिल दहला देने वाली चीख पूरे सन्नाटे में गूंज गई। अगले दिन राकेश की लाश नग्न अवस्था में सीगल पैलेस के बाहर सड़क पर पड़ी हुई मिली। चारों तरफ पिपला गांव के लोग मौजूद थे। राकेश की लाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके बदन के सारे खून का एक एक कतरा तक निचोड़ लिया गया हो। उसकी आंखें फटी हुई थी, जैसे कि उससे कोई बहुत ही भयानक चीज़ देख ली हो। अपनी भयानक आंखों से राकेश की बीवी बुरी तरह से रो रहे थे। गांव के मुखिया ने तांत्रिक भैरवनाथ को यहाँ पर बुलवाया था। भैरवनाथ ने जैसे ही राकेश को देखा वो पूरी तरह से चीखने लगा, अनर्थ, घोर अनर्थ, यह अनर्थ है, ये कैसे संभव हो सकता है। तो इस पर गांव का मुखिया बोला, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, कैसा अनर्थ बाबा। नादान, ये तुझे राकेश की लाश नहीं देख रही है? इसके शरीर का एक भी खून का कतरा भी चूसा गया है। तुझे नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ? देख, इसकी लाश कैसे सफ़ेद पड़ी हुई है, इसकी आंखें कैसे फटी हुई है, मगर आसपास खून का एक कतरा भी मौजूद नहीं है, जैसे किसी ने पूरा खून चूस लिया हो। भूत पिशाच कोई भी इंसान का खून नहीं पीते हैं। बाबा, मैं आपकी बात का मतलब समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर किसी ने सिद्धि की है, वो अपनी सिद्धि में विफल हुआ है या फिर कुछ और दिक्कत आई होगी, उसका परिणाम राकेश को भुगतना पड़ा। तभी अचानक भैरवनाथ फटी फटी आंखों से इधर उधर देखने लगा। तो मुखिया ने उससे कहा, आप क्या देख रहे हैं बाबा? तो इस पर भैरवनाथ ने कहा, क्या यहाँ पर सिर्फ एक ही लाश मिली है? हाँ बाबा, सुबह होते ही पता चला कि यहाँ पर राकेश मरा पड़ा है। राकेश हमारे ही गांव का है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता बाबा कि आपके चेहरे पर इतनी परेशानी क्यों है। क्योंकि अब जो यहाँ पर होने वाला है उससे सिर्फ तुम सबको परेशानी ही आएगी और अनर्थ आएगा। मुखिया, किसी ने उसे बुला लिया है। किसे बाबा, किसे? यक्षिणी को। इस तरह से इंसान का खून सिर्फ यक्षिणी ही पी सकती है, कोई और नहीं। यक्षिणी का नाम सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग भयभीत नजर आने लगे। तो मुखिया बोला, अब क्या होगा बाबा? अब हम क्या कर सकते हैं? इतना आसान नहीं है मुखिया। यक्षिणी को जिसने बुलाया है वही उसे वापस भेज सकता है। भगवान से प्रार्थना करो कि अगर वो आदमी जिंदा है तो हमें उसे ढूंढना होगा, और अगर वो मर गया तो तुम सब भी अपनी मौत पक्की समझो। यहाँ पर मुझे और कोई चारा नज़र नहीं आ रहा। पर बाबा, आप इतने सिद्ध पुरुष हैं, क्या आप उस यक्षिणी को काबू में नहीं कर सकते हैं? ये कोई मजाक नहीं है मुखिया, तुम्हें यक्षिणी की ताकत का कोई अंदाज़ा भी नहीं है। एक यक्षिणियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं, मगर राकेश की लाश को देखकर मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये यक्षिणी बहुत ही शक्तिशाली है और ये कुछ भी कर सकती है। हो सकता है कि वो यहीं पर अभी मौजूद हो, किसी और की शक्ल में। भैरवनाथ की बात सुनकर
सभी लोग जो वहाँ पर डर कर जमा थे एक दूसरे को डर की निगाहों से देखने लगे। कुछ वक्त बाद पुलिस आई और लाश को लेकर चली गई। गांव वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। उस दिन के बाद से 2-4 लाशें और मिली। डर के मारे कई लोगों ने गांव छोड़ दिया और इसी के साथ मेरे दादाजी ने भी अपने परिवार के साथ उस गांव को छोड़ दिया। उस गांव के साथ क्या हुआ वो आज भी एक रहस्य है।